वेलकम बैक एस्पिरेंट्स। एनटीपीसी सीबीटी 2 के मॉडर्न हिस्ट्री के लास्ट 5 ईयर सेट में आपका स्वागत है। अगर आपने सेट 1 नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिएगा। ये सेशन है हमारे मोस्ट रिपीटेड सीरीज़, जहां हम कवर करते हैं वो क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में आ चुके हैं और आने के पूरे चांसेस हैं। तो नोटबुक साथ रखिए और शुरू करते हैं सेट 2 के मोस्ट रिपीटेड मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चंस। हु रोट आनंद मठ? आनंद मठ के राइटर कौन है? तो वो हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 1882 में ये आनंद मठ नोवेल लिखा था, जो कि सन्यासी रेवोल्यूशनरी के स्ट्रगल के ऊपर है। और वंदे मातरम भी इसी नोवेल में फर्स्ट टाइम लिखा गया था, जो कि बाद में जाके हमारा नेशनल सॉन्ग बना। बाकी ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर जी, इन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। बाकी एशिया का फर्स्ट नोबेल प्राइज़ 1913 में इन्हें ही मिला था, गीतांजलि के लिए, जो कि इनकी बुक थी। और बाकी हमारा नेशनल एंथम इन्होंने लिखा है जनगण मन। बांग्लादेश का नेशनल एंथम इन्होंने लिखा है अमर सोनार बांग्ला। ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जो कि शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है, इसकी स्थापना भी इन्होंने की है। बाकी ये एक पोएट है, राइटर है, पेंटर है, फिलोसफर है, सब थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इज इम्पॉर्टेंट नेम। विडो रीमैरिज के साथ जुड़े थे ये 1856 में। विडो रीमैरिज एक्ट के पीछे इनका ही हाथ था, इन्होंने सपोर्ट किया था। बाकी सोसाइटी में चाइल्ड मैरिज, पॉलीगेमी, डाउरी के अगेंस्ट इन्होंने काफ़ी काम किया। संस्कृत कॉलेज कलकत्ता के प्रिंसिपल थे ये। बंगाली लैंग्वेज और एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए फेमस थे। बाकी इनको विद्यासागर मतलब कि ओशन ऑफ नॉलेज टाइटल दिया गया था। ओके, विद्यासागर मतलब नॉलेज ऑफ ओशन। बाकी एक और है औरबिंदो जी, श्री औरबिंदो घोष जी। ये थे फ्रीडम फाइटर और फिलोसोफर भी थे और योगी भी थे। बाकी शुरू में इन्होंने रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने अनुशीलन समिति बनाई थी, युगांतर ग्रुप भी में भी पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने इंट्रीगल योगा का कॉन्सेप्ट दिया, इंट्रीगल योगा। बाकी इनकी बुक इम्पॉर्टेंट है, जो कि है लाइफ लाइफ डिवाइन और सावित्री। ओके, एंड एक और है एसे ऑफ गीता। जस्ट आप सुन लीजिए, लाइफ डिवाइन, सावित्री एंड एसे ऑफ गीता। ऑलराइट, तो all points are discussed here. Answer is Bankim Chandra Chattopadhyay. Baki rest of the points are also discussed. Let's move to the next question. Widow Remarriage Act was passed in. Most repeated question है और काफ़ी easy है because it has discussed hundred of times. ये पिछले सेट में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। So this is passed on 1856, 1856। अभी पढ़ा हमने विडो रीमैरिज एक्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने पास करवाया था। इन्हें हिंदू विडो के लीगली दोबारा शादी का राइट दिया गया। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट को ये एक बड़ा स्टेप था ब्रिटिश इंडिया में सोशल रिफॉर्म के लिए, बहुत बड़ा मूवमेंट था ये विडो रीमैरिज एक्ट। ऑलराइट, सो 1856 में ये पास किया गया था बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सपोर्ट के साथ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So again a very important question. Theosophical Society headquarter in India is at. Where is the Theosophical Society headquarter? इंडिया में कहाँ इसका है हेडक्वार्टर? सो इट इज़ इन चेन्नई। बाकी थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में देख लेते हैं। इसे स्टार्ट किया था मैडम ब्लेवास्का ने और किसने, ऑकलेट ऑकल्ट नाम के एक थे, उन्होंने शुरू किया था इस सोसाइटी को। बाकी लेटर इन्हें इसे एनी बेसेंट ने ज्वाइन किया, इंडिया में इसका हेडक्वार्टर अदियार चेन्नई में था। ओके, ये था क्या, एक स्पिरिचुअल प्लस फिलोसॉफिकल ऑर्गेनाइजेशन था जो ईस्टर्न विजडम को प्रमोट करता था। बस बाकी इतना ही जानना था कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ था और इसे स्टार्ट किसने किया था, मैडम ब्लेवास्का और ऑकलेट, कर्नल ऑकलेट।
Let's move to the next question. Who founded the Servants of India Society? तो किसने फाउंड की थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। बाकी गोपाल कृष्ण गोखले के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ये सोसाइटी इन्होंने बनाई थी 1905 में, 1905। बाकी ये सोसाइटी थी किस लिए? इसका एम था कि ट्रेन लीडर्स क्रिएट करना जो कि पब्लिक सर्विस करे एजुकेशन और हेल्थ केयर में। बाकी गोखले जी गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, गांधी जी ने पॉलिटिकल गुरु मानते थे, मॉडरेट लीडर में आते थे ये, और रिफॉर्म एजुकेशन को काफ़ी सपोर्ट करते थे और वायलेंस के अगेंस्ट थे। और 1909 में इन्होंने पार्लियामेंट रिफॉर्म एक आया था जो कि हम लोग पढ़ेंगे आगे, उसको भी इन्होंने सपोर्ट किया था। ओके, बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। है बाल गंगाधर तिलक जी। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक भी कहते हैं। ये एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे जिसको बोलते हैं गरम दल, गरम दल के लीडर थे ये। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, इनका स्लोगन था। बाकी इनके 2 न्यूज़पेपर्स थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, केसरी एंड मराठा। केसरी था मराठी में और मराठा था इंग्लिश में। और बाकी गणेश उत्सव भी इन्होंने शुरू किया था। शिवाजी जयंती इन्होंने स्टार्ट किया था। होम रूल मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था 1916 में। और केसरी मराठा वही है, गरम दल थे ये। बाकी गीता रहस्य बुक भी इन्होंने लिखा है। और बाकी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं इसे। इन्हें पहले इंडियन एमपी थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इन्होंने दी है। 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक भी इन्होंने लिखी है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। बाकी रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ही है। 1913 में इन्हें फर्स्ट एशियन थे और इंडियन जिन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया। अपने बुक गीतांजलि के लिए जनगण मन इन्होंने लिखा है। बांग्लादेश का नेशनल एंथम इन्होंने लिखा है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना इन्होंने की है शांति निकेतन में। सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑल द पॉइंट्स। और इसका आंसर था गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन, कब बना था आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो ये बना था 1885 में। बी, किसके द्वारा? ए ओ ह्यूम, ए ओ ह्यूम, ऑलराइट। ने इसकी इनकी स्थापना की थी। पहले प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक है, पहले प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू सी बनर्जी। और पहला सेशन हुआ था बॉम्बे में, पहला सेशन हुआ था बॉम्बे में। और ये बना क्या क्यों था? क्योंकि इंडियंस को ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए यूनाइट करने के लिए बना था, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रेसाइडेड बाय, ये आंसर हमने पहले ही बता दिया आपको। सो कौन थे फर्स्ट सेशन के प्रेसिडेंट आईएनसी के? वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी, वोमिस चंद्र बनर्जी। बाकी एओ ह्यूम, he is a founder of INC, okay, he is a founder of INC। और बाकी 1885 में बना था। और इनको फादर ऑफ आईएनसी भी कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एओ ह्यूम को। बाकी ऑप्शंस में है नरोजी, दादा भाई नरोजी, अभी हमने डिस्कस की। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इन्होंने दी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहली बार चुने गए थे ये। 3 बार प्रेसिडेंट बने, 3 टाइम्स ऑफ आईएनसी, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया बुक इन्होंने लिखी है। बाकी एक अलग सा नाम दिया हुआ है डुफरेन, लॉर्ड डुफरेन, ये वाइस रॉय थे इंडिया के। 1880 जब आईएनसी बना था तब थे, 1884 से लेके 1888 तक, ठीक है, आईएनसी बनने के टाइम थे ये। बाकी इनिशियली कांग्रेस के सेफ्टी वेल्व की तरह इन्हें देखा गया, मतलब ये कांग्रेस को सेफ हाथों में
लग रहा था कि डुफ्रे के हाथ में वो सेफ रहेगा। और ये थर्ड एंग्लो बर्मिस वॉर कंडक्ट इन्होंने किया था। बाकी यही था जब आईएनसी बना था, तो ये थे, बस यही याद रखिएगा, यही पूछ सकता है कि आईएनसी बनने के टाइम कौन थे वाइसरॉय। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड ड्यू टू। स्वदेशी मूवमेंट कब और क्यों स्टार्ट हुआ था? पहली बात तो आप बताएंगे कि कब स्टार्ट हुआ था। चलिए बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये देखना चाहते हैं कि आप लोग कितनी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे हम बताएंगे कि क्यों स्टार्ट हुआ था। सो ये स्टार्ट हुआ था ड्यू टू पार्टीशन ऑफ बंगाल। जिसको पता होगा पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, उसको ये भी पता होगा स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था। ठीक है, तो आंसर दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। बाकी उस टाइम पे कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे पार्टीशन के टाइम पे, लॉर्ड कर्जन। और इसका प्रोटेस्ट में स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था, मतलब बंगाल पार्टीशन की वजह से स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था। लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बॉयकॉट किया और इंडियन गुड्स को यूज़ बढ़ाया। ठीक है। बाकी पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में और क्या था? पार्टीशन ऑफ बंगाल को फिर से कैंसिल कर दिया गया था 1911 में। ठीक है, बंगाल को विभाजित किया गया था लेकिन फिर से इसे कैंसिल कर दिया गया। जब इसे विभाजित किया गया था 1905 में, तब इसका रीज़न दिया गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान नहीं हो रहा है, इसलिए इसे दो भागों में बांटा जा रहा है। लेकिन कारण बिल्कुल अलग था, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वो अपना रहे थे और इसी वजह से स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था। ठीक है, बाकी पॉइंट क्या है? बाकी है जलियनवाला बाग। जलियनवाला बाग ऑप्शंस में दिया हुआ है, इसका आंसर तो पार्टीशन ऑफ बंगाल है, लेकिन बाकी ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे। जलियनवाला बाग हुआ था 1919 में। ठीक है, 1919 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था, वो अमृतसर में हुआ था। और लोग रॉलेट एक्ट के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, तभी जनरल डायर ने बिना वार्निंग दिए गोली चलवा दी और पार्क के सारे गेट बंद कर दिए थे। तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल वे डाइड। ऑफिशियली तो काफ़ी कम बताया गया, लेकिन बहुत सारे लोग मरे थे। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड वापस कर दिया था। नाइटहुड ने एक सम्मान मिला था ब्रिटिश के द्वारा, उन्होंने वापस कर दिया था। बाकी ऑप्शन में है साइमन कमीशन, ये आया था ऑफिशियली तो आया था 1927 में, लेकिन इंडिया में आया था 1928 में। ठीक है, और इससे भी लोग नाराज थे क्योंकि इसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे। ठीक है, बाकी इसमें और क्या है? लाला लाजपत राय जी को इसी दौरान लाठी चार्ज किया गया और उनकी मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट में जब वो थे। और इसका हेड था सर जॉन साइमन। ठीक है, बाकी चंपारण वेरी इंपॉर्टेंट, 1917 में हुआ था, बिहार चंपारण। किसानों को तीन घटिया सिस्टम में फोर्स कर रहे थे, तीन घटिया लगान देने के लिए गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया इंडिया में, यही चंपारण सत्याग्रह। इसमें सपोर्टर थे राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, बृजकिशोर प्रसाद। किसानों की परेशानी कम करने के लिए और सिस्टम को समाप्त करने के लिए चंपारण सत्याग्रह हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट, तीन कठिया लगान। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। होम रूल मूवमेंट बिगेन इन, ये कितनी बार डिस्कस कर लिया हम लोगों ने और ये बार बार आता है, सो यू मस्ट नो। होम रूल मूवमेंट दो लोगों ने स्टार्ट किया था, एक तो थे लाला लाजपत राय और एक आप बताइएगा कमेंट में। देखते हैं आप कितने ध्यान से लेक्चर सुनते हैं और कितने अटेंटिव रहते हैं। होम रूल मूवमेंट बिगेन इन 1916। ठीक है, 1916 में बना था, दो लोगों ने बनाया था और एक तो मैंने बता दी, एक आप बताएंगे। इसमें डिमांड क्या था? इंडियंस को सेल्फ गवर्नमेंट और होम रूल मिलना चाहिए, बस यही डिमांड था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियनवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच वी डिस्कस्ड, हमने ऑप्शंस में डिस्कस किया है। सो ये हुआ था 1919 को, 13 अप्रैल 1919 विच वॉज अ बैसाखी डे, ठीक है, विच वॉज अ बैसाखी डे इन अमृतसर। दिस हैपेंड, जनरल डायर ने बिना वार्निंग दिए फायरिंग करवाई। इंसिडेंट ने पूरे देश को में मतलब गुस्से की लहर फैला दी थी। इसके बाद गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट शुरू की 1920 में, हम लोग आगे पढ़ेंगे वो भी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1917 में क्या हुआ था? चंपारण हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह। 1920 में नॉन कॉर्पोरेशन हुआ था। 1922 में चौरा चौरी हुआ था, चौरा चौरी जो ट्रेजिडी हुई थी वो हुआ था। बाकी आंसर है 1990। गांधी फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया वाज एट, सो अभी हम लोगों ने ये भी डिस्कस की है कि कब किया था गांधी जी ने अपना फर्स्ट सत्याग्रह इंडिया में, और कहाँ किया था? चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में, चंपारण बिहार में। बिहार के चंपारण में इंडिगो फार्मर्स, मतलब जो नील की खेती करते थे, उनको ज़बरदस्ती नील उगाने को बार बार मजबूर किया जा रहा था। तो गांधी जी ने इंक्वायरी करके फार्मर्स के ऑपरेशन को स्टॉप करवाया, और इस सत्याग्रह ने गांधी को नेशनल लीडर बना दिया था। ओके, 3 कठिया लगान में इसी में बात हुई थी। बाकी उनको बुलाने आए थे बिहार से, उनका नाम था राजकुमार शुक्ला, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, कि चंपारण के समय गांधी जी को कौन आया था बुलाने, तो वो थे राजकुमार शुक्ला जी, ठीक है, वो किसान थे। रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड इन, इसको ब्लैक एक्ट भी कहते थे क्योंकि ये सिविल लिबर्टीज को क्रश करता था, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को बिना ट्रायल अरेस्ट करने का अधिकार देता था ये एक्ट। इस एक्ट के प्रोटेस्ट में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह भी शुरू किया था। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1919 में, ब्लैक एक्ट। साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन, साइमन कमीशन इंडिया में कब आया था? तो ये देखिए, काफ़ी लोग कंफ्यूज करेंगे, ये क्वेश्चन में काफ़ी लोग होते हैं। सो आंसर होगा 1928। क्यों कंफ्यूज होते हैं? क्योंकि 1927 में ये ऑफिशियली अनाउंस हुआ था, बट आए थे इंडिया में 1928 में। ऑलरेडी साइमन कमीशन था क्या? ब्रिटिश ने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स स्टडी करने का कमीशन भेजा, पर एक भी इंडियन मेंबर उसमें नहीं था, इसलिए पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। इसमें लाला लाजपत जी को अपनी जान गंवानी पड़ी और लाठीचार्ज की वजह से। बाकी साइमन गो बैक के नारे लगे तो भाई इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, यही इसका मेन रीज़न था प्रोटेस्ट का। इंडियन को लगा कि उनके फ्यूचर के फैसले फॉरेनर्स कर रहे हैं, तो ये काफ़ी खतरे की बात होगी। इसी वजह से यूथ, स्टूडेंट्स, लीडर्स सब रोड पे उतर गए थे। ये स्लोगन कॉलोनियल इनजस्टिस का सिंबल बन गया, साइमन गो बैक। ऑलराइट, होपफुली समझ गए होंगे आप। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कॉन्सेप्ट अगर आप सोच रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और एक जैसे लग रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर आप बार बार रिपीट करेंगे तो ही आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चंस वही होते हैं, बस वो घूम फिर के पूछे जाते हैं, लेकिन आंसर वही लोग दे पाते हैं जिनके कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो। तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मार्क करके आगे बढ़ जाए और कॉन्सेप्ट पता ही ना हो। जैसे कि यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन अगर आप उसको डिटेल में कॉन्सेप्ट वाइज नहीं पढ़ते तो आप इसमें कंफ्यूज होंगे या गलत करके आएंगे। जैसे कि साइमन गो बैक अगर सिर्फ टिक करके चलाते कि साइमन गो बैक के नारे की मतलब कब आया था, बस टिक कर दिया, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू गो कॉन्सेप्ट वाइज। सो कहीं से भी उस टॉपिक से आए, आप उसको पूरी तरह से जैसे कि खुल के पी गए हो, उस टाइप का
आपको पढ़ना है, और हम फिर उसी कोशिश में रहते हैं कि एवरी पॉइंट शुड बी क्लियर। जो भी यहाँ पढ़ा है आपने, अगर उसमें क्वेश्चन आ गया तो आप 100% ही करके आएंगे ही आएंगे। ऑल राइट, सो बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए और नोट करते जाइए और बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ते जाइए, सभी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इसमें। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। साइमन गो बैक स्लोगन वॉज गिवन बिकॉज, क्यों दिया गया था साइमन गो बैक? तो बताइए। ये दिया गया था क्योंकि उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। ओके, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, सो प्रैक्टिस करते रहिए। ये मत सोचिए कि न्यू क्वेश्चन आए, वही क्वेश्चन आता है लेकिन घूम फिर के वही आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर होते हैं वो बाजी मार जाता है। ठीक है, सो वो असाइनमेंट कमीशन क्यों आया था? क्योंकि उसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं था। 1928। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Dundee March started in, so it started in 1930, 1930। गांधी जी ने ब्रिटिश सॉल्ट के अगेंस्ट 240 माइल्स का मार्च किया, मतलब चले थे फ्रॉम साबरमती टू डंडी। ये था गुजरात में सॉल्ट बनाने का एक्ट, जो कि क्राइम था, इसलिए ये सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत थी। और मूवमेंट ने इंटरनेशनल लेवल पे ब्रिटिश रूल की क्रिटिसिज्म बढ़ा दी। इसमें वुमेन पार्टिसिपेशन भी था, जैसे कि फेमस लीडर सरोजनी नायडू जी और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने हिस्सा लिया था। ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। हुआ कब था? अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो हुआ था 12 मार्च, 12 मार्च 1930 को हुआ था। ठीक है, और ख़त्म हुआ था 6 अप्रैल को 1930। साबरमती से अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद में जो है डंडी तक, जो कि गुजरात और अरबियन में पड़ता है। ठीक है, लीडर थे इसके महात्मा गांधी, और रीज़न वही था, ब्रिटिश ने सॉल्ट टैक्स लगाया था और गांधी जी ने इसके खिलाफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, रिमेंबर। ओके, गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन, गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था? चलिए बताइए। सो इट हैज साइंड इन 1931, 1931 में साइन हुआ। ये गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को टेम्पोरली स्टॉप कर दिया इसके बाद, और इसके बदले ब्रिटिश ने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया। ये पैक्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी की पार्टिसिपेशन का भी बेस बना। ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, फ्रॉम विच सेशन डिड कांग्रेस अडॉप्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस? कंप्लीट इंडिपेंडेंस का स्लोगन, या कह सकते हैं रिफॉर्म, कब, कौन से कांग्रेस के सेशन में शुरू किया गया था या स्लोगन दिया गया था इसका कंप्लीट इंडिपेंडेंस का? पूर्ण स्वराज। इस सेट में जितने क्वेश्चन है ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कम से कम 100 बार रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चंस एग्जाम में। सो कौन सा सेशन था वो जिसमें पूर्ण स्वराज का या कंप्लीट इंडिपेंडेंस का स्लोगन किया गया था? वो था लाहौर सेशन 1929। ठीक है, उस, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट था, है कि किसने प्रिसाइड किया था ये सेशन? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रिसाइड किया था। ठीक है, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ऑफिशियल डिमांड हुआ था, ऑफिशियली इसे डिमांड हुआ था पूर्ण स्वराज का। बाकी 26 जनवरी 1930
को इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व करने का रेजोल्यूशन पास हुआ। ठीक है, इसी सेशन में ही बोला गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग क्या करेंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। ठीक है, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ग्राउंड वर्क भी इसी सेशन में शुरू किया गया था। नेहरू जी इसे प्रिसाइड कर रहे थे। दिस आर इम्पोर्टेंट। बाकी और भी ऑप्शंस में जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि दिया हुआ है कैलकाटा सेशन 1928। तो कैलकाटा सेशन 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रिपोर्ट में क्या मांगा गया था, डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की गई थी। लेकिन जिन्ना ने 14 पॉइंट्स भी इसी के बाद आया, जिन्ना का 14 पॉइंट्स, क्योंकि मुस्लिम ने नेहरू रिपोर्ट को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था। तो यूथ लीडर जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस वांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, नॉट डोमिनियन स्टेटस। सो इसलिए नेहरू रिपोर्ट आया था फॉर द डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, बाकी है लाहौर सेशन हमने देख लिया है। बाकी है कराची सेशन 1931। इसमें इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको प्रिसाइड किया था सरदार पटेल ने, वल्लभ भाई पटेल जी ने। ठीक है, इससे प्रिसाइड किया था। और इसमें गांधी इरविन पैक्ट को अप्रूवल मिली थी। यहाँ फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम अडॉप्ट हुआ, और भगत सिंह के एग्जीक्यूशन को तुरंत बाद, इसलिए एटमॉस्फेयर इमोशनल और चार्ज था। ये सेशन हुआ था भगत सिंह के फांसी के कुछ ही दिन बाद, इसीलिए काफ़ी वो सेशन इमोशनली चार्ज था, ये कहने का मतलब है। बाकी लखनऊ पैक्ट 1916, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसमें AC मौजूमदार प्रेसिडेंट थे, AC मौजूमदार जी, और इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की गई थी। और इसमें तिलक वापस कांग्रेस में एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए थे। ब्रिटिश को रिफॉर्म के लिए यूनाइटेड डिमांड रखा गया। और बाकी ये वही है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए था। इसका आंसर है लाहौर 1929 इस क्वेश्चन का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन, ये हमने पिछले सेशन में भी पढ़ा हुआ है डिटेल में काफ़ी। सो इट वाज लॉन्च इन 1942। कब 1942 में कब? एग्जैक्ट डेट आप लोग बताइए। चलिए हम बता देते हैं, 8 अगस्त 1942। कहाँ से? ग्वालियर टैंक मैदान, बॉम्बे से। और इसमें ही स्लोगन दिया गया था डू एंड डाई का। ठीक है, इसका इमीडिएट मतलब कॉज था क्रिप्स मिशन का फेलियर, और इसमें अरुणा असफ अली जी ने फ्लैग होस्ट किया था, इंडिया का फ्लैग होस्ट किया था। और उषा मेहता जी ने रेडियो स्टार्ट किया था, सीक्रेट रेडियो, वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी ये स्टार्ट हुआ क्यों था, मेन कॉज क्या था? क्रिप्स मिशन का फेलियर था। ब्रिटिश ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फ्रीडम देने का प्रॉमिस किया, और इंडियन को ये अनएक्सेप्टेबल लगा। ब्रिटिश का डबल पॉलिसी था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। ठीक है, देश में काफ़ी क्रोध बढ़ रहा था, और कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डिमांड भी बढ़ रहा था। इस टाइम काफ़ी लोगों को अरेस्ट कर दिया गया, काफ़ी लीडर्स को, जैसे कि गांधी जी को, नेहरू, पटेल, आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, सभी को 8 या 9 तारीख के अंदर ही अरेस्ट कर लिया गया था, रात में ही। और कांग्रेस को मतलब अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया गया था, ताकि मूवमेंट बढ़े ना। लेकिन लोगों ने इस मूवमेंट को काफ़ी बढ़ाया। लीडरलेस मूवमेंट था, लेकिन इसको लोगों ने सपोर्ट काफ़ी दिया। स्टूडेंट, वर्कर्स, वुमेन, पीजेंट, सब ने इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। रेलवेज, टेलीग्राफ लाइंस, बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर प्रोटेस्ट किया गया, सब हो रहा था। वुमेन पार्टिसिपेशन भी था। अरुणा असफ अली, जैसे कि बताया, सीक्रेट अरुणा असफ अली जी ने फ्लैग होस्ट किया इंडिया का। उषा मेहता जी ने सीक्रेट रेडियो स्टेशन शुरू किया। सुचिता कृपलानी जी भी थी। बाकी इसका मेन पॉइंट क्या था, ये मूवमेंट नॉन वायलेंट था पहले, बट ब्रिटिश के इतनी ज़्यादा मतलब अत्याचार के बाद कुछ जगहों पे वायलेंट हो गया, और ये मास लेवल नेशनल मूवमेंट बन गया।
और ब्रिटिश को रियलाइज़ हुआ कि इंडियन किसी भी कॉस्ट पे फ्रीडम चाहते हैं इस बार। सो इसका परिणाम ये निकला कि ब्रिटिश समझ गए थे कि इंडिया को कंट्रोल करना अब इम्पॉसिबल है और इंडिपेंडेंस के रास्ते पे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया जाए, का रास्ता दे मतलब इंडिपेंडेंस दे दिया जाए जल्दी से जल्दी। तो 1947 के फ्रीडम मूवमेंट का मेजर टर्निंग पॉइंट यहीं से शुरू हुआ, 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट से। होपफुली समझ में आ गया होगा सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, कैबिनेट मिशन कम टू इंडिया इन। तो ये आया था 1946 में, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा था इसे। बाकी इसमें 3 लोग आए थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस था सेक्रेटरी, क्रिप्स था वो भी सेक्रेटरी था, अलेक्जेंडर था मेन लीडर था। सो इन तीनों ने मिलकर ये बनाया था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का मेन एम क्या था? इंडिया को आज़ादी देने का प्लान तैयार करना, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग का स्ट्रक्चर डिसाइड करना, सेंट्रल प्लस प्रोविंशियल गवर्नमेंट को फ्यूचर डिसाइड करना, और हिंदू मुस्लिम डिस्प्यूट सॉल्व करना। ये सब था इसका मेन पॉइंट्स लाने का। और इसमें काफ़ी रिकमेंडेशन दी गई थी कि इंडिया का कोई पार्टीशन नहीं होगा, नो पार्टीशन ऑफ इंडिया। ब्रिटिश चाहते थे कि इंडिया यूनाइटेड रहे, पार्टीशन अवॉइड हो। और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी इसमें, जिसमें 389 मेंबर्स थे, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी, 389 मेंबर थे टोटल। प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव मिलकर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे, ऐसा बात हुआ था और ऐसा हुआ भी था। ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंस, जैसे कि कैबिनेट मिशन ने इंडिया को 3 ग्रुप में डिवाइड किया था। ग्रुप ए में था हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस, ग्रुप बी में था मुस्लिम मेजोरिटी, और ग्रुप सी में था मुस्लिम मेजोरिटी ईस्ट। ग्रुप ऑप्शनल नहीं था इनिशियली, इसी वजह से कांग्रेस अपोज करती थी। मतलब ग्रुप क्यों बनाया गया, ग्रुप के अगेंस्ट थी कांग्रेस। बाकी फेडरल यूनियन, सेंटर के पास लिमिटेड पावर्स रहेंगी, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन। बाकी पावर्स प्रोविंस के पास रहेगी। ये वीक सेंटर और स्ट्रॉन्ग प्रोविंस वाला मॉडल था। और इंटरिम गवर्नमेंट फाउंडेशन, एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनानी थी। कांग्रेस ने ज्वाइन किया, मुस्लिम लीडर ने पहले ही अपोज कर दिया था, बाद में ज्वाइन किया मुस्लिम में भी, मुस्लिम लीग ने भी। बाकी कैबिनेट मिशन फेल हुआ था क्योंकि कांग्रेस, जैसे कि पहले बताया कि कांग्रेस ग्रुपिंग के खिलाफ थी, जो 3 ग्रुप बनाया गया था। मुस्लिम लीग स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान चाहती थी, दोनों पार्टीज के बीच अग्रीमेंट नहीं हो पाया। जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन प्लान दे दिया था 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, 1946 को जिन्ना ने क्या किया था, डायरेक्ट एक्शन प्लान दे दिया था। इसी वजह से और भी मतभेद बढ़ गए और कैबिनेट मिशन फेल हो गया, और कम्युनल वायलेंस भी बढ़ गया था और पार्टीशन अनअवॉइडेबल हो गया। इसका आउटकम ये हुआ कि जवाहरलाल नेहरू ने इंटरिम गवर्नमेंट बना दी, अंतरिम सरकार, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली काम करने लगी। कैबिनेट मिशन फेल था और पार्टीशन ऑफ इंडिया हो गया 1947 में, जो कि हमें सबको पता है। ठीक है, सो लॉट ऑफ पॉइंट्स आर हियर। कैबिनेट मिशन 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटबेटन प्लान वाज अनाउंस्ड इन। सो ये माउंटबेटन प्लान आया कब था? 3 जून को आया था। ठीक है, 3 जून को आया था, 3 जून 1947 को ये अनाउंस हुआ। माउंटबेटन ने अनाउंस किया, लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो कि लास्ट वाइसरॉय थे इंडिया के। और ये आया क्यों था? कैबिनेट, जैसे कि बताया, कैबिनेट मिशन के फेल होने के बाद, कैबिनेट मिशन के फेल होने के बाद हिंदू मुस्लिम राइट बढ़ गए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग पार्टीशन पर अग्री हो गई कि हाँ ठीक है, पार्टीशन होगा। ब्रिटिश जल्दी से इंडिया छोड़ना चाहते थे और
इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन डिसाइड हो गया, और बाकी बाउंड्रीज कैसे डिवाइड की जाएंगी वो सर रेडक्लिफ को दे दी गई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि रेडक्लिफ कभी इंडिया मतलब इंडिया कभी देखा ही नहीं था उन्होंने, फर्स्ट टाइम इंडिया आए थे और उन्होंने ये जिम्मेदारी दे दी कि आप डिवाइड कीजिए इंडिया पाकिस्तान के मैप को। सो ये काफ़ी कन्फ्यूजन और हो गया इस बारे में। और प्रिंसली स्टेट्स जो थे, जो राजा के अंडर आते थे, उनको दो ऑप्शन दिए गए, या तो आप इंडिया ज्वाइन कीजिए या फिर पाकिस्तान ज्वाइन कीजिए, बाकी आप इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। और इंडिया पाकिस्तान दोनों अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ये डिसाइड हुआ। दोनों अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और पावर ट्रांसफ़र होगा, ये डिसाइड हुआ था 1948 में। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने जल्दी से ये पावर कन्वर्ट कर दिया, मतलब ट्रांसफ़र कर दिया 1947 में। 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हो गई और 14 अगस्त को पाकिस्तान। कुछ प्लेसेस को रेफरेंडम दिया गया, जैसे कि छूट दी गई, जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और सिलहेट, ये डिसाइड करने के लिए कि इंडिया या पाकिस्तान क्या ज्वाइन करना है। ठीक है, बाकी ये जो इतने सारे जो कैबिनेट मिशन ये फेल हुए थे, लेकिन माउंटबेटन प्लान क्यों सक्सेसफुल हुआ, ये भी एक पॉइंट है, क्यों इसे एक्सेप्ट कर लिया गया इंडियंस के द्वारा। क्योंकि इसमें जो कांग्रेस को चाहिए था वो मिल गया, जो मुस्लिम लीग को चाहिए था वो मिल गया। कांग्रेस को क्या चाहिए था कि पार्टीशन को पेनफुल और इनएविटेबल माना गया, कि पार्टीशन होना ही है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, और सिविल वॉर इससे अवॉइड होगा, पार्टीशन करने से सिविल वॉर नहीं होगा देश में। और मुस्लिम लीग का तो एक ही डिमांड था, पाकिस्तान, और इसमें ये बोला गया था कि पाकिस्तान दिया जाएगा। सो वो भी अग्री हो गए, और ब्रिटिश भी चाहते थे कि हम यहाँ से इंडिया से जल्दी एग्जिट ले लें। सो तीनों के तीनों ये प्लान में अग्री हो गए आसानी से। बाकी इसमें यही था कि इंडिया पाकिस्तान को दो अलग अलग डोमिनियन स्टेटस, मतलब अपना अपना देश दे दिया जाए। ब्रिटिश रूल ऑफिशियली ख़त्म हो गया, मैसिव माइग्रेशन हुआ, लोग पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान गए, राइट्स हुआ, कम्युनल राइट्स। सो ये सारी चीज़ें हुई थी, और इसे भेजा था उस टाइम के यूके के जो ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे, एटले, क्लेमेंट एटले ने। ओके, so this was all about Mountbatten Plan, passed in 1947, 3 June. All right, let's move to the next question. Indian Independence Act was passed in, so it was passed in 18 August 1947 18 जुलाई 1947 को ये पास हुआ था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया जिससे कि इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलेगा। इंडिया पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेटस देंगे, मतलब अलग अलग अपना राज्य बनाएंगे, देश बनाएंगे, और इंडिया प्लस पाकिस्तान डिवाइड होगा, दोनों का गवर्नर जनरल होगा, इंडिया का होगा माउंटबेटन और पाकिस्तान का होगा जिन्ना, ये डिसाइड हुआ था। ब्रिटिश क्राउन का इंडिया पर कंट्रोल कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। प्रिंसली स्टेट्स को पावर दी गई कि वो इंडिया ज्वाइन करे या पाकिस्तान ज्वाइन करे या इंडिपेंडेंट रहे, लेकिन प्रैक्टिकली सबने ज्वाइन कर लिया था। बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फुल पावर दिया गया। इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, अपना गवर्नमेंट रन करने के लिए। वॉइस रॉय के जो ऑफिस था, मतलब जो पोजीशन था, उसको अबॉलिश कर दिया गया। अब कोई वॉइस रॉय नहीं होगा, ओनली गवर्नर जनरल का पोस्ट रहेगा, जो कि हेड ऑफ द स्टेट कहलाएंगे। और ब्रिटिश पार्लियामेंट का इंटरफेरेंस बिल्कुल ख़त्म होगा इंडिया के मैटर में, और पाकिस्तान के भी मैटर में फुल लेजिस्लेटिव पावर इंडिया और पाकिस्तान को दे दिया गया अकॉर्डिंग टू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। सिविल सर्विस जो थे और अदर सर्विस, वो इंडिया पाकिस्तान में अपना डिवाइड कर लिया, और ये हुआ था 18 जुलाई 1947 को ये एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और इसके बाद तो एक महीने बाद इंडिपेंडेंस दे दी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक। ये क्वेश्चन का आंसर काफ़ी लोग जानते होंगे, सो चलिए बताइए। सो ये थे
दिल्ली चलो के नारा देने वाले, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये इसके नारा देने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक फाउंड की 1939 में। ठीक है, इसका एम क्या था? कांग्रेस के रेडिकल नेशनलिस्ट विंग को यूनाइट करना, और कांग्रेस छोड़ दी थी इन्होंने इसके बाद, और ये फॉरवर्ड ब्लॉक मिलिटेंट नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट करता था। सो भाई सुभाष चंद्र बोस। ककोरी कॉन्स्पिरेसी वाज इन। ककोरी कॉन्स्पिरेसी कब हुआ? ये हुआ था 1925 में। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन was HSRA was associated with, so it is associated with revolutionaries. All right, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का मेन मोटिव था वॉलेंट रेवोल्यूशन करना, और उसके जो मेंबर्स थे वो थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। ठीक है, ये आर्म्ड स्ट्रगल के थ्रू फ्रीडम चाहते थे, HSRA वाले। ऑलराइट, हु किल्ड जनरल डायर? तो वो थे उधम सिंह जी, जिन्होंने 1940 में लंदन में जाके माइकल ओ डायर को शूट कर दिया, और पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थे जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। इस वजह से उधम सिंह ने उन्हें लंदन जाके उन्हें पहुंचा दिया जहां पहुंचाना था। बाकी उधम सिंह ने बोला था कि यही ट्रू रिवेंज है, जो इनोसेंट लोगों को मारने का यही सही बदला लेने का तरीका है। दिल्ली चलो स्लोगन वाज गिवन बाय, सो इट वाज गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस जी। आईएनए के सोल्जर्स को मोटिवेट करने के लिए बोस ने ये स्लोगन दिया था। एम था दिल्ली तक मार्च करके ब्रिटिश रूल गिराना, और ये स्लोगन आईएनए की फाइटिंग स्पिरिट्स का सिंबल बन गया। सो दिल्ली चलो। आईएनए was reorganized by, so it was reorganized by सुभाष चंद्र बोस। पहले तो आईएनए ओरिजिनली मोहन सिंह ने बनाया था। ठीक है, मोहन सिंह जी ने बनाया था, और बाद में बोस ने इसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स बनाया, और सुभाष चंद्र बोस जी ने लीड किया डिसिप्लिन, ट्रेनिंग और स्ट्रेटजी के साथ एक पावरफुल आर्मी बनाया, और इस रेजिमेंट में रानी झांसी रेजिमेंट भी था। ठीक है, रानी झांसी रेजिमेंट भी था जिसका लीडर थी लक्ष्मी। ऑलराइट, सो ये था आईएनए। हु फाउंडेड द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग? तो ये फाउंड किया था रास बिहारी बोस जी ने। जापान में इंडियन रेवोल्यूशनरी को यूनाइट करने के लिए ये लीग बनाई गई थी, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। लेटर इसको भी सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आईएनए दोनों का चार्ज लिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, और इसका एम क्या था? इंटरनेशनल सपोर्ट से इंडिया को फ्रीडम दिलाना, इंटरनेशनल सपोर्ट लाना। जापान में इसलिए बनाया गया था इसको। ऑलराइट,
हु स्टार्टेड द फर्स्ट न्यूज़पेपर उदंत, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट, उदंत मर्तंत। और ये न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ था बहुत पहले 1826 में कोलकाता में। किसने स्टार्ट किया था ये न्यूज़पेपर, पहला हिंदी न्यूज़पेपर? ये हिंदी जर्नलिज्म का फर्स्ट माइलस्टोन बना। फाइनेंशियल इशू की वजह से न्यूज़पेपर को एक साल में ही मतलब बंद कर देना पड़ा, एक साल ही चला। बाकी इसे स्टार्ट किया था जुगल किशोर जी ने, जुगल किशोर, 1826 कोलकाता। हु रोट इंडिया विंस फ्रीडम? ये बुक आई थी 1957 में मौलाना आज़ाद के द्वारा। ठीक है, ये ऑटोबायोग्राफी लाइक बुक है जिसमें आज़ाद ने फ्रीडम स्ट्रगल का रियल अकाउंट दिया है, मतलब जिसका रियल विवरण दिया हुआ है। कांग्रेस पॉलिटिक्स, नेगोशिएशन और पार्टीशन का क्रिटिकल डिटेल है इसमें। 1957 में ये आया था। इंडिया विंस फ्रीडम। बाकी नेहरू का भी एक बुक था, ये जो जेल में इन्होंने लिखा था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, गांधी का पता ही होगा आपको। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ऑटोबायोग्राफी 3 की, और हिंद स्वराज, दिस आर द ऑल बुक्स ऑफ गांधी जी और पटेल जी। फंडामेंटल राइट्स में इन्होंने काफ़ी भूमिका निभाई, यूनिटी में काफ़ी भूमिका निभाई, यूनाइट करने में। ठीक है, और कराची सेशन के हेड थे ये। 1931 में कराची सेशन जो हुआ था उसको इन्होंने प्रिसाइड किया था। हु गिव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? देखिए, काफ़ी लोग जो नहीं, मतलब जो नहीं जानते या उन्हें कम जानकारी होगी, वो भगत सिंह बोल सकते हैं, क्योंकि इस स्लोगन को काफ़ी इन्होंने यूज़ किया था भगत सिंह जी। लेकिन इसका आंसर भगत सिंह नहीं होगा। ठीक है, अगर लिखता कि हु मेड इट फेमस दिस स्लोगन, हु मेड दिस स्लोगन फेमस, तो फिर आप भगत सिंह आंसर देते। लेकिन हु गिव दिस स्लोगन, कौन इस स्लोगन को दिया था, मतलब किसने ओरिजिनली इस स्लोगन को दिया था, तो वो थे हजरत मोहानी। ठीक है, हजरत मोहानी थे वो। बाकी स्लोगन का मतलब क्या था कि लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन। भगत सिंह ने जैसे कि बताया, उसे काफ़ी फेमस किया, इस स्लोगन को पॉपुलर किया, और ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का इमर्जिंग सिंबल बना, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, डू एंड डाई का दिया था गांधी जी ने। लाला लाजपत राय, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। ठीक है, आई शैल हैव इट, ये दिया था लाला लाजपत जी ने। बाकी इनकलाब जिंदाबाद, हजरत मोहानी, एंड हु मेड इट पॉपुलर, भगत सिंह। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इज ऑल्सो कॉल्ड। ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है, ये इसका एक और नाम है, वो क्या है? व्हाट इज द नेम? सो उसका नाम है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, उसका नाम है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ये इसके बारे में थोड़ी जानकारी जानना जरूरी है। ये था क्या? ये एक सेपरेट इलेक्ट्रोट के लिए था, सेपरेट इलेक्ट्रोट ऑफ फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, इंक्रीज इंडियन पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए था ये। और ये पहला रिफॉर्म था कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव के लिए। कम्युनल मतलब कि हिंदू मुस्लिम जो थे, मुस्लिम को अपना वोटिंग राइट और ये सब अलग देने के लिए बात हुई थी, सेपरेट इलेक्ट्रोट की बात हुई थी पार्लियामेंटो में। ठीक है, और इंडियन मेंबर्स ने वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल शुरू की थी।
तो ये था इसमें, बस इतना जानना है कि इसमें कम्युनल और सेपरेट इलेक्ट्रॉन की बात हुई थी मॉर्ले मिंटो में, और इसे काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी कहते हैं। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज दैट, मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसमें इसका ऑफिशियल नेम था मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड, जिसको मॉन्टफोर्ड भी रिफॉर्म भी कहते हैं। और इसमें इंट्रोड्यूस हुआ था क्या, डायरकी सिस्टम, ठीक है। डायरकी सिस्टम मतलब कि पावर डिवाइड हुआ था ब्रिटिश और ब्रिटिश और इंडियन मिनिस्टर्स पे, ठीक है। और ये आया था 1919 में, 1919 में। इसका एम वही था कि इंडिया को पार्टिसिपेट करना, इस गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन करना, डुअल गवर्नमेंट लाना प्रोविंस में। और वही आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद प्रेशर था इंडियन लीडर्स का इसमें, इसलिए ये आया था। बाकी डायरकी के लिए आया था, इतना याद रखिएगा। ये आया था सेपरेट इलेक्टोरल के लिए। पिट्स इंडिया तो काफ़ी पहले आ चुका था, 1784 में ही आ चुका था ये, 1784 में। ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लिए था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और इसका एम था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंपनी का कंट्रोल मिले, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल मिले, एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल कंट्रोल मिले। बाकी यही था इसका पिट्स इंडिया का मेन मोटिव, कि कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी बाय ब्रिटिश। और बाकी डायरकी एक्ट हो ही चुका है बात। डायरकी एक्ट आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में, और ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट था कि इसमें दो प्रोविंस में बांटा गया था, एक रिजर्व और एक ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व में गवर्नर और ऑफिशियल्स थे, ट्रांसफर में इंडियन मिनिस्टर्स थे। और डिफेंस और जितने फाइनेंशियल थे वो रिजर्व में थे, बाकी सारे जो थे वो ट्रांसफर में थे। सेल्फ गवर्नमेंट प्रोविंस लाने की बात हुई थी। बाकी इसका आंसर जो है वो इतने सारे डिस्कशन के बाद इसका आंसर तो यही है, मॉर्ले मिंटो सेपरेट इलेक्ट्रॉन। ओके, ये पॉइंट्स तो सिर्फ आपको जानने के लिए था, बाकी इसका आंसर मॉर्ले मिंटो था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरकी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय, देखिए जैसे कि हमने हर पॉइंट को पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, उसी पॉइंट से एक क्वेश्चन बना दिया इन्होंने। डायरकी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है पिछले पॉइंट्स में, और अगर आपने वो सुना है तो ये आंसर आप दे सकते हैं। वही मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट वाइज हम जाएंगे, हम सिर्फ मार्क करके आगे नहीं बढ़ने वाले। भले हमारा वीडियो थोड़ा लंबा होगा, वो चलेगा, क्योंकि हमें समझ के आगे बढ़ना है, ताकि हमें बार बार सेम चीज़ ना पढ़ना पड़े, एक बार पढ़ के वो दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे। डायरकी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय, कौन से एक्ट के दौरान डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया? सो अभी हमने पढ़ा एक्ट ऑफ 1990, जिसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसमें कि रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट में बांटा गया था। रिजर्व गया था ब्रिटिश के पास और ट्रांसफर गया था इंडियन मिनिस्टर्स के पास। रिजर्व में क्या क्या था, पुलिस था, रेवेन्यू था, डिफेंस था, और ट्रांसफर में क्या क्या था, एजुकेशन और हेल्थ था। ठीक है, और ये डायरकी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता था। डायरकी मतलब डुअल गवर्नमेंट। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स ब्रिटिश के पास रहेंगे, कुछ इंडियन मिनिस्टर के पास रहेंगे, इसीलिए दो में बांटा गया, रिजर्व और ट्रांसफर। जो मेन सब्जेक्ट थे डिफेंस और रेवेन्यू, वो ले लिया था ब्रिटिश ने, और ट्रांसफर सब्जेक्ट जो कि था एजुकेशन और हेल्थ, ये दे दिया था इंडियन मिनिस्टर्स को। ठीक है, सो 1990 एक्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड डायरकी गवर्नमेंट, डुअल गवर्नमेंट। पॉइंट्स आर क्लियर होपफुली। Provincial autonomy was introduced by, very important, very important. Provincial autonomy
कब इंट्रोड्यूस किया गया बताइए। दिस एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1935 एक्ट में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का क्या मतलब है? मतलब प्रोविंस को इंडिपेंडेंट फंक्शन करने का अधिकार दिया गया। इंडिपेंडेंटली वो फंक्शन कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पास लिमिटेड पावर रहेगी और मेजोरिटी डिसीजन मिनिस्टर्स के पास रहेगी, मतलब इलेक्टेड मिनिस्टर्स के पास जो इलेक्ट होके आएंगे। और डायरकी सिस्टम को इसमें ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, एंड ऑफ डायरकी जो कि 1919 में आया था। चैम्सफोर्ड रिफॉर्म के दौरान इसको ख़त्म कर दिया गया 1935 एक्ट में। ठीक है, प्रोविंसेस में। और 1935 एक्ट में डायरकी को अबॉलिश कर दिया गया। सेल्फ गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस किया गया। सेल्फ गवर्नेंस। प्रोविंशियल इलेक्शन के थ्रू मिनिस्टर चूज होते रहेंगे इसके दौरान, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगा प्रोविंस में। और इमरजेंसी या लॉ एंड ऑर्डर के लिए पावर रखे गए हैं गवर्नर के हाथ में। और स्टेप्स वही सेल्फ गवर्नमेंट का स्लोगन मिला इसमें। और इससे 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए जिसमें कांग्रेस को मेजोरिटी आई। ठीक है, प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे 1937 में जिसमें कांग्रेस को मेजोरिटी आई। किसी एक्ट ने वो इलेक्शंस का सारा हिसाब किताब दिया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। और 75% हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में सारे जो लिए गए हैं वो यहीं से लिए गए, अडॉप्ट किए गए हैं। ठीक है, यही एक्ट से 75% हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारे जो अधिकार ये सब लिए गए। ऑलराइट, सो अगर क्विकली कुछ पॉइंट्स में समझा जाए कि ये क्या है, तो इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस हुआ, सेल्फ गवर्नमेंट, डायरकी खत्म हुआ, और फर्स्ट प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ 1937 में। इसी एक्ट के मुताबिक, इसी एक्ट में कहा गया था कि 1937 में इलेक्शंस होंगे और कांग्रेस ने ये जीता था। ठीक है, मेजोरिटी के साथ। Which act is called the mini constitution? Again a very important question. कहा मैंने कि इस एक्ट से 75% हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इससे ही लिया गया है, अडॉप्ट किया गया है इसी एक्ट से। तो वो कौन सा था? इसीलिए उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सो वो था 1935 एक्ट। ठीक है, 1935 का एक्ट था वो, क्योंकि 75% हमारा लिया गया है वहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इस एक्ट का स्ट्रक्चर बहुत ही डिटेल और कॉम्प्रेसिव था, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। फेडरल सिस्टम, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, डायरकी एट द सेंटर जैसे कॉन्सेप्ट्स थे इसमें। लेटर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस फीचर को अडॉप्ट किया गया। देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, डायरकी एट द सेंटर वाज प्रपोज्ड बाय विच एक्ट के मुताबिक डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया बताइए। तो ये था 1935। इसमें सेंटर में डायरकी था, ना कि प्रोविंस में। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें 1990 एक्ट को आप टिक मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेंटर। ओके, अगर ये स्टेट होता या प्रोविंस होता तो आप 1990 क्लिक करते, लेकिन यहाँ दिया गया कि डायरकी एट द सेंटर, ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1935 के एक्ट में। सो क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोविंस में डायरकी ऑलरेडी था जो कि 1990 के एक्ट के दौरान था, दिया गया था, पर सेंटर पे फर्स्ट टाइम दिया गया इस एक्ट में। ठीक है, प्रोविंस में दिया गया था पहले, लेकिन ये प्रोविंस नहीं पूछा है, सेंटर पूछा है। अगर प्रोविंस पूछता तो ये होता, लेकिन सेंटर पे पहले बार एक्ट ऑफ 1935 में दिया गया। लेकिन ये सेंट्रल डायरकी कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि ब्रिटिश को डर था कि इंडियंस को ज़्यादा पावर मिल गई तो फिर वो अपने देश को ज़्यादातर गुलाम नहीं रहने देंगे। सो आंसर विल बी एक्ट ऑफ 1935।
क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगर प्रोविंस हो तो 1990, सेंटर हो तो एक्ट ऑफ 1935। रोलेट एक्ट गिव पावर टू। रोलेट एक्ट किस चीज के लिए पावर देता था, क्या करने के लिए? इसको ब्लैक एक्ट भी कहते हैं। ब्लैक एक्ट, काला कानून आया कब था? 1990 में आया था, और इसमें था अरेस्ट विदाउट ट्रायल। ठीक है, अरेस्ट विदाउट ट्रायल। इस एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट को अनलिमिटेड पावर दी गई थी कि किसी को भी सस्पेशन भी हो, अगर शक भी हो तो अरेस्ट कर सकते हो। कोर्ट में अपील भी का भी राइट नहीं था। इंडिया भर में इसके खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ। जो जलियांवाला बाग मैसेकर का रीज़न भी कहीं ना कहीं यही बना था, रोलेट एक्ट, क्योंकि लोग एकजुट हुए थे वहाँ और इन्होंने बिना कोई वार्निंग दिए फायर की। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 अलाउड, ये किस बारे में था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ये क्या अलाउ किया था इंडियंस को? दिस अलाउड इंडियंस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को अलाउ किया था। ब्रिटिश ने पहली बार इंडियन मेंबर को लॉ मेकिंग काउंसिल में नॉमिनेट किया। इस एक्ट का एम था कि इंडियंस को पॉलिटिकली इन्वॉल्व करना, पर पावर बहुत लिमिटेड था, और इससे इंडियन पॉलिटिकल अवेकनिंग की शुरुआत हुई। मतलब पहली बार इसमें कोई लॉ मेकिंग में इंडियन को पार्टिसिपेट करना था, ये अलाउ किया गया इंडियन 61 एक्ट में। ओके, बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग, किस वाइसरॉय या गवर्नर जनरल के टाइम पे बजट पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ? इंट्रोड्यूस तो हुआ था ये 1860 में पहली बार। के 1860 में हुआ था पहली बार। जेम्स विल्सन नामक एक फाइनेंस मेंबर थे, तो इन्होंने इंडिया में पहली बार बजट प्रेजेंट किया था, क्योंकि म्यूटनी के बाद इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना था। क्योंकि हाँ, उसी टाइम 1857 में जो सिपाही म्यूटनी हुआ था उसके बाद ही ये प्रेजेंट किया गया, 3 साल बाद, उसके 3 साल बाद, ताकि काफ़ी मतलब स्टेबल कुछ किया जाए, स्टेबल बनाया जाए। काफ़ी उथल पुथल हो गई थी इंडिया, मतलब इंडिया इकोनॉमी में काफ़ी उथल पुथल हो गई थी, इसीलिए उसको स्टेबल बनाने के लिए 1960 में ये जेम्स विल्सन नामक फाइनेंस मेंबर ने पहली बार बजट इंट्रोड्यूस किया। और बाकी इनकम टैक्स भी पहली बार इसी पीरियड में इंट्रोड्यूस हुआ था। सो उस टाइम पे कौन थे? कैनिंग के टाइम पे हुआ था ये। म्यूटिनी भी कैनिंग के टाइम पे ही हुआ था, अगर आपको याद हो तो। म्यूटिनी भी कैनिंग के टाइम पे हुआ था, 1857 का। सो द आंसर विल बी कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल सर्विस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय, इंडिया में सिविल सर्विस किसने इंट्रोड्यूस किया? तो वो थे कॉर्नवालिस, जिसको परमानेंट सेटलमेंट के लिए भी जाना जाता है। ये गवर्नर जनरल थे 1786 से लेके 93 तक। ठीक है, 1793 तक थे गवर्नर जनरल। बाकी इन्होंने ही इनको ही फादर ऑफ सिविल सर्विस कहा जाता है। बाकी फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस ये कहा जाता है पटेल को, वल्लभ भाई पटेल जी को। ठीक है, ये याद रखिएगा कि अगर क्या पूछ रहा है, अगर फादर ऑफ सिविल सर्विस पूछा जाएगा तो वो कॉर्नवालिस, लेकिन इंडियन, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस इंडियन अगर हो तो वो होगा कॉर्नवालिस। बाकी इनका नाम काफ़ी फेमस है परमानेंट सेटलमेंट के लिए, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था कब? 1793 में बंगाल में। और ये रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल था ये। इसमें
ज़मींदारी सिस्टम को काफ़ी बढ़ावा मिला था। ठीक है, और बाकी ऑप्शंस में है डलहौजी जी, इनको ये भी काफ़ी फेमस है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के लिए। काफ़ी क्रूर नीति ये इन्होंने दी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की, प्रिंसली स्टेट को एनेक्स कर लिया जाएगा, मतलब इसे कब्जा कर लिया जाएगा अगर कोई, अगर मतलब जैसे कोई राजा है, उनका कोई बेटा नहीं है, तो वो जो राज्य है वो चला जाएगा ब्रिटिश के पास। ये इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स में कहा था। बाकी कुछ अच्छे भी काम किए थे ना, रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम को भी एक्सपेंड किया था। एजुकेशन और पीडब्ल्यूडी का सेक्टर इन्होंने ही बनाया, लॉर्ड डलहौजी ने। ये थे 1848 से 56 तक। और पहला जो स्टेट था इन्होंने जो लिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स से, वो था सतारा। ठीक है, सतारा लिया था। और ये काफ़ी जैसे कि एग्रेसिव थे। 1856 के रेवेलियन के दौरान भी इनका काफ़ी मतलब एग्रेसिव साइड दिखा था। उतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी डॉक्टर ऑफ लैब्स से याद रखिएगा, डलहौजी ने किया था। और रिपन जी, रिपन कौन है? रिपन थे 1880 से लेके 85 तक। ठीक है, 1880 से लेकर 1850 तक। और इसे फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। एल्बर्ट बिल 1883 में इंडियन जजेस को ब्रिटिश ऑफिसर के ऊपर जुरिस्डिक्शन लगाना, ये इसके टाइम पे आया था। बाकी प्रमोशन ऑफ वर्नाकुलर प्राइमरी एजुकेशन भी इन्होंने किया था। लॉर्ड कर्जन, हाँ, बंगाल पार्टीशन में काफ़ी बड़ा हाथ है इनका। 1905 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लाया था इन्होंने 1904 में। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को स्ट्रेंथ किया काफ़ी। सो आंसर है कॉर्नवालिस। वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड इन, so it was passed in 1878 by लॉर्ड लिट्टन। ठीक है, लॉर्ड लिट्टन ने पास किया। एम क्या था इसका? एम था इंडियन प्रेस में ब्रिटिश गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म को सप्रेस करना। मतलब कुछ भी हिंदी, उर्दू, बंगाली पेपर सब सेंसर होंगे, सब पहले ब्रिटिश ऑफिशियल्स पढ़ेंगे, फिर वो पास होगा, और कुछ भी उसके अगेंस्ट होगा तो वो पास नहीं होगा। इंग्लिश छोड़ के सारे को सेंसरशिप किया गया था, इंग्लिश न्यूज़पेपर छोड़। चंपारण सत्याग्रह, वेरी इंपॉर्टेंट, was related to, of course we discussed it, हमने डिस्कस किया हुआ है। ये है इंडिगो, नील की खेती के लिए, इंडिगो फार्मर्स में 1917। 3 कटिया सिस्टम लगाते हैं इसमें, 3/20, 3 कटिया। फार्मर्स को 3/20 पार्ट लैंड इंडिगो मतलब नील के लिए रखना होगा। मतलब उनका हिस्सा अगर 20 है तो उसमें 3% या 3 हिस्सा उसका आपको नील की खेती के लिए रखना होगा। ये था इसमें। फार्मर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, क्रॉप्स और इनकम दोनों का काफ़ी नुकसान हो रहा था। और राजकुमार शुक्ल गए थे बुलाने गांधी जी को। ठीक है, और ये पहला सत्याग्रह था गांधी जी का इंडिया में, पहला मास मूवमेंट भी था। और ठीक है, बाकी ट्रेड यूनियन के बारे में है। ट्रेड यूनियन एक वर्कर्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है जो उनके राइट्स और इंटरेस्ट के बारे में बात करता है। फर्स्ट ट्रेड यूनियन बना था इंडिया में 1920 में, जिसका नाम था ITUC। ITUC मतलब इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस। फाउंडर थे लाला लाजपत राय और PV वाडिया जी। और एक और फाउंडर, और भी फाउंडर थे, जैसे श्रीधर गोखले थे, मुन्नीबेन पटेल थे, BT रणदेवा जी। और ट्रेड यूनियन के काफ़ी मतलब मेजर एक्ट्स भी आए हैं, जैसे ट्रेड यूनियन एक्ट है 1926 का, 1926 का। फैक्ट्री एक्ट भी आया है 1948 में। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट भी आया है 1947 में। ठीक है, पार्टीशन अमिकल तो पता ही है, 1905 में हुआ। सॉल्ट एक्ट, वही डंडी मार्च फ्रॉम साबरमती टू डंडी,
और बाकी बस यही सब पॉइंट्स है। आंसर है इंडिगो फार्म्स। खेड़ा सत्याग्रह वाज लीड बाय, खेड़ा सत्याग्रह का लीडर कौन थे? तो वो थे गांधी जी, महात्मा गांधी जी। बाकी ये हुआ था 1918 में, चंपारण के एक साल बाद ही वो हुआ था। ये गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और इसका कॉज क्या था? वही सूखा पड़ा हुआ था और क्रॉप फेलियर हुआ था, और ब्रिटिश टैक्स नहीं रिड्यूस कर रही थी बट फुल रेवेन्यू डिमांड कर रही थी सूखे पड़ने के बावजूद। सो इसी वजह से फार्मर फाइनेंशियली हेल्पलेस थे और एक्सप्लॉयटेड महसूस कर रहे थे। तो गांधी जी ने सत्याग्रह नॉन वायलेंट का मेथड अपनाया। फार्मर्स ने टैक्स नहीं दिया, प्रोटेस्ट काफ़ी पीसफुल था, कोई वॉयलेंस नहीं हुआ। नेगोशिएशन के थ्रू ब्रिटिश ने से रिलीफ और सस्पेंशन मिला। और ये पहला सत्याग्रह था जो सक्सेसफुल हुआ आफ्टर चंपारण के बाद। चंपारण पहले सक्सेसफुल था, उसके बाद ये हुआ। गांधी ने ट्रस्ट और लीडरशिप बनाया अमॉन्ग पीजेंट्स, मतलब लोगों के बीच, फार्मर्स के बीच काफ़ी अपना दबदबा, लीडरशिप बनाया उन्होंने, गांधी जी ने। और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का भी शुरुआत यहीं से हुआ था। सरदार पटेल को सरदार टाइटल इसी सत्याग्रह में दिया गया था, लोकल वुमेन के द्वारा, लोकल महिलाओं के द्वारा। और इनका रोल था, सरदार पटेल जी का इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये लोकल लीडरशिप और ऑर्गेनाइज़र थे। और बस यही सब था कि क्रॉप फेलियर और टैक्स के लिए था ये खेड़ा सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अहमदाबाद सत्याग्रह वाज रिलेटेड टू। सो दिस सत्याग्रह इज रिलेटेड टू मिल वर्कर्स। इसमें क्या हुआ था? ये कुछ 1918 या 1990 के बीच में हुआ था, 1918 में ही हुआ था ये। बाकी इसमें भी गांधी जी ने काफ़ी गाइड किया, और शंकरलाल बंकर और कस्तूरबा गांधी ने लोकल सपोर्ट दिया था। इसका मेन रीज़न था कि टेक्सटाइल मिल वर्कर्स के वेजेस को बहुत लो रखा गया था, काफ़ी उनको बहुत ही कम सैलरी मिलती थी, और वर्किंग आवर्स और कंडीशन काम करने का बहुत ही ख़राब था। और मतलब वर्कर्स ने जो वेज इंक्रीज करने के बारे में कहा, बेटर कंडीशन को डिमांड की। तो इसी बारे में ये सत्याग्रह हुआ था, बेटर कंडीशन और लाइक रीजनेबल वेज के बारे में। गांधी जी ने इसको भी लीड किया अपने ही तरीके से, सत्याग्रह के तरीके से, नॉन वायलेंट वे से। वर्कर ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, बॉयकट किया मिल रूल्स को, जो भी इस मिल के रूल थे उसको बॉयकट किया। और फिर जाके वेज इंक्रीज हुआ, बेटर वर्किंग कंडीशन मिली उन्हें। ये भी सक्सेसफुल मूवमेंट हुआ। और ये अर्बन वर्कर्स में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, अर्बन में। पहले तो चंपारण और वो खेड़ा में तो वो काफ़ी, मतलब ये था, ये रूरल था, लेकिन ये अर्बन हुआ अहमदाबाद में, शहरी मूवमेंट था ये। और इसी के साथ 1920 में ट्रेड यूनियन की शुरुआत हुई, ताकि वर्कर्स के हर एक डिमांड को, रीजनेबल डिमांड को पूरा किया जाए। ठीक है, सो ये था अहमदाबाद सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड बाय। सो ये बनाया था सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी ने। ठीक है, बनी कब थी ये? 1 जनवरी को बनी थी 1923 में। ठीक है, 1 जनवरी 1923 में बनी थी ये, सी आर दास और, मतलब चित्तरंजन दास और मोतीलाल जी के। सी आर दास इसमें प्रेसिडेंट थे और मोतीलाल नेहरू जी इसमें सेक्रेटरी थे। सो ये बनी थी, क्यों बनी थी ये बनी थी असहयोग आंदोलन के वापस लिए जाने के बाद कांग्रेस में काफ़ी डिफरेंसेस हो गए थे, तो इसलिए ये बनी थी, ताकि उसमें कुछ स्ट्रेंथ आए, एकता आए, एक मतलब पॉलिटिकल विल आए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। डू एंड डाई स्लोगन गिवन बाय, गिवन ड्यूरिंग कौन से मोमेंट के टाइम ये हुआ था, दिया गया था?
सो ये हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम 1942 8 अगस्त बाय गांधी जी। ओके, इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्टेड इन, तो अब बताइए कि इंडिविजुअल सत्याग्रह पहले कौन थे जो स्टार्ट किए थे इंडिया में। सो वो थे विनोबा भावे जी। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही एंड फर्स्ट हु गॉट रमन मैग्सेसे अवार्ड ऑफ फिलीपींस। ठीक है, फर्स्ट इंडियन। सो वेरी इंपॉर्टेंट नेम विनोबा भावे। ये स्टार्ट हुआ था 1940 में, 1940। ऑफ कोर्स लीडर महात्मा गांधी इनिशिएट किए थे ये। इसमें अगर देखा जाए तो कोई लीडर नहीं था, इंडिविजुअल थे सब इसमें। इसका सत्याग्रह का मेन रीज़न था कि स्टार्ट हुआ था कि वर्ल्ड वार 2 के दौरान इंडियंस ने ब्रिटिश को काफ़ी सपोर्ट किया वॉर में। उस वर्ल्ड वार 2 में काफ़ी सपोर्ट किया। तो कांग्रेस का डिमांड था कि इंडिया को उसके बदले फुल इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन मास मूवमेंट नहीं बनाइए, तो अवॉइड करें हो गया। बाकी इंडिविजुअल सत्याग्रह सिलेक्ट किया गया, एक एक करके स्पीच देना और ब्रिटिश लॉ ब्रेक करना। हिंद स्वराज वॉज रिटन इन, हिंद स्वराज बुक किसने लिखी और कब लिखी। सो ये लिखी है 1909 में, फादर ऑफ इंडिया महात्मा गांधी जी ने। बाकी इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब किस संदर्भ में लिखी है, किस ईयर में। गांधी जी ने ये बुक इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका लौटते समय शिप में गुजारे हुए, जैसे जो भी उनका एक्सपीरियंस था उस पर लिखी है। ठीक है, इसका लैंग्वेज गुजराती है, गुजराती में लिखी गई है ये बुक। ठीक है, बाद में इसे गांधी जी ने खुद ही इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, जिसका नाम था इंडियन होम रूल के नाम से। वेरी इंपॉर्टेंट बुक, हिंद स्वराज 1909। वन मोर सत्याग्रह वेरी इंपॉर्टेंट, बरदौली सत्याग्रह वॉज लीड बाय, बरदौली सत्याग्रह को लीड किया गया था पटेल के द्वारा, मतलब वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। और इसमें मैंने खेड़ा में बता दिया कि इन्हें सरदार टाइटल मिला था, लेकिन वो खेड़ा नहीं था, मिस्टेक हो गया था, वो था बरदौली। बरदौली सत्याग्रह में इन्हें सरदार टाइटल दिया गया था, किसके द्वारा, लोकल जो वुमेन थी उनके द्वारा पटेल जी को सरदार टाइटल मिला था बरदौली सत्याग्रह में। और ये हुआ कब था, 1928 में हुआ था ये। ठीक है, लोकल जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, उन्होंने इस मूवमेंट को काफ़ी सपोर्ट किया। इसका रीज़न था कि रेवेन्यू और टैक्स बढ़ा दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा, कितना 22% टैक्स बढ़ा दिया गया था। फार्मर्स ऑलरेडी मतलब अफेक्टेड थे सूखे के से, फिर भी टैक्स बढ़ा दिया गया। और पीजेंट मतलब जो फार्मर्स थे वो दे नहीं पा रहे थे, और ब्रिटिश ने थ्रेटन कर रहे थे कि उनका जो ज़मीन है वो ले लिया जाएगा और वो टैक्स नहीं बढ़ेंगे। तो फिर इसमें नॉन वायलेंट सत्याग्रह अपनाया गया, पीजेंट को टैक्स देने से मना कर दिया गया कि आप टैक्स नहीं देंगे, हम लोग इस के खिलाफ सत्याग्रह करेंगे। पटेल ने काफ़ी केयरफुल अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, पिटिशंस दी, प्रोटेस्ट किया, को लीड किया, और काफ़ी पीसफुल मूवमेंट था, नॉन वायलेंट मूवमेंट था। और इसका मतलब संदर्भ ये निकला कि ब्रिटिश ने टैक्स को विड्रॉ कर लिया, टैक्स ख़त्म कर दिया, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल लीडर की तरह माने गए। और पीजेंट एम्पावरमेंट को काफ़ी ऑर्गेनाइज किया गया अच्छे तरीके से, और फ्यूचर में सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट को ही मॉडल बनाया गया हर एक मूवमेंट का, किसी प्रोटेस्ट का। सो वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट दिस इज बारदौली अबाउट द टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मूवमेंट वॉज चौरी चौरा इंसिडेंट एसोसिएटेड। ये हमने पिछले सेट पे पढ़ा है, काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। सो इट इज़ एसोसिएटेड विथ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, जो कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट हुआ था 1920 से लेके 22 तक।
उसके बाद चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया, जो कि काफ़ी वॉलेंट मोमेंट बन गया वो, और लोगों ने पुलिस स्टेशन जला दिए, और काफ़ी लोग मतलब पुलिस वाले मारे गए थे, इसीलिए इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया। सो नॉन वायलेंस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया, और गांधी जी ने नॉन वायलेंस अहिंसा को प्रिंसिपल पर बहुत, मतलब कि उनके जो प्रिंसिपल थे उन बहुत बड़ा धक्का लगा, मतलब वो नहीं चाहते थे कि कोई भी मूवमेंट वायलेंट हो। उन्होंने इस मूवमेंट को, मतलब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को तुरंत वापस ले लिया चौरी चौरा मूवमेंट होने के इंसिडेंट होने के बाद। सॉल्ट मार्च स्टार्टेड फ्रॉम, सो इट स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम। ठीक है, कब हुआ था? 12 मार्च 1930 में। 12 मार्च 1930 को हुआ था, गांधी जी ने लीड किया था ये मोमेंट। ठीक है, इसका रीज़न था मतलब नमक पर हेवी टैक्स लगा दिया गया था ब्रिटिश के दौरान, और इंडियंस को सॉल्ट बनाने से भी मना किया गया था, बैन किया गया था। और सॉल्ट एक बेसिक नेसेसिटी है, एक बुनियादी ज़रूरत है, और इस पर टैक्स लगाना लोगों को बहुत ही गलत लगा। और सो इसी मूवमेंट को ब्रेक, इसी सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए पीसफुली ये मार्च किया गया, जिसको बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सर्वनीय अवज्ञा आंदोलन, जो कि ऑफिशियली शुरू हुआ। और इसमें साबरमती आश्रम गुजरात से शुरू हुआ था ये, बाकी डंडी तक गया, सी कोस्ट, समुद्र तट है डंडी, 240 माइल्स तक चले थे लोग इनमें, इसमें। ठीक है, 385 किलोमीटर था टोटल डंडी, साबरमती टू डंडी। और बाकी 78 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मार्च किया, मतलब फॉलोअर्स थे 78, इंक्लूडिंग गांधी जी। बाकी काफ़ी हज़ारों लोगों ने इसे ज्वाइन किया, पहले पहले 78 थे, काफ़ी फिर हज़ारों लोगों ने ज्वाइन कर लिया। 24 डेज लगा टोटल। ठीक है, और इसमें वहाँ पहुँच के इन्होंने वहाँ समुंदर के पानी से सॉल्ट बनाया, और इस तरह से ब्रिटिश सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया। और ये भी था मास मूवमेंट, जिससे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई। इसके बाद भी पूरे इंडिया में लोगों ने ब्रिटिश लॉ को ब्रेक करने शुरू कर दिए। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्ट मार्च। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहली महिला प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, तो वो थी एनी बेसेंट। बट फर्स्ट इंडियन पूछता तो वो थी सरोजिनी नायडू। ओके, इंडियन नहीं है, जनरल पूछा है तो वो एनी बेसेंट था। 1917 के सेशन में ही थी, बनी हुई थी, कलकत्ता सेशन था वो, जिनमें ये प्रेसिडेंट बनी थी, एनी बेसेंट जी, पहली महिला आईएनसी प्रेसिडेंट। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी प्रेसिडेंट है, होम रूल मूवमेंट भी इन्होंने बनाया था। ठीक है, बाकी सरोजिनी नायडू का नाम है, सरोजिनी नायडू वॉज अ फर्स्ट इंडियन, तो ये कंफ्यूज करने वाला पॉइंट, इंडियन प्रेसिडेंट थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन। ठीक है, एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन थी, और ये इंडियन वुमेन। ये 1925 के सेशन में कानपुर सेशन में प्रेसिडेंट बनी थी, और इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये सॉल्ट मार्च में पार्टिसिपेट इन्होंने किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। ये गवर्नर भी थी उत्तर प्रदेश की। इंदिरा गांधी जी ने प्राइम मिनिस्टर थी, फर्स्ट महिला प्राइम मिनिस्टर 1966 से लेके 1984 तक थी। ठीक है, फर्स्ट वुमेन पीएम सुचिता कृपलानी फ्रीडम फाइटर थी, और चीफ मिनिस्टर पहली थी, उत्तर प्रदेश की पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर। ठीक है, सुचिता कृपलानी, क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाहौर सेशन इज फेमस फॉर, लाहौर सेशन में क्या डिमांड किया गया था? उसमें डिमांड किया गया था पूर्ण स्वराज। ठीक है, प्रेसिडेंट थे उसमें जवाहरलाल नेहरू जी,
लाहौर सेशन में, और इसमें पूर्ण स्वराज का डिमांड किया गया था, फुल इंडिपेंडेंस का। और ये बताया गया था कि 26 जनवरी 1930 में हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। ठीक है, मतलब कांग्रेस जो थी वो इंडिपेंडेंस डे मनाएगी, ये डिक्लेयर हुआ था लाहौर सेशन में। बाकी इसमें काफ़ी मास पार्टिसिपेशन किया गया था, यूथ लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था। जवाहरलाल नेहरू थे, वो तो प्रेसिडेंट ही थे, बाकी सुभाष चंद्र बोस जी भी थे इस सेशन में। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट पूर्ण स्वराज सेशन। कराची सेशन वाज फोकस्ड ऑन, कराची सेशन में क्या फोकस किया गया था मेनली? सो ये फोकस किया गया था फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। हुआ था 1931 में, कराची जो कि अभी पाकिस्तान में है, और इसको प्रिसाइड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और कांग्रेस ने ऑफिशियली गांधी इरविन पैक्ट को एक्सेप्ट किया। इसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया था, और फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम में इसमें बात हुई थी। और बाकी भगत सिंह और राजदेव सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह के एग्जीक्यूशन के बाद ये जो सेशन हुआ था, ये काफ़ी इमोशनल और चार्ज अप एटमोसफियर था इसमें। बाकी काफ़ी लीडर्स ने इससे इंस्पिरेशन भी ली, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजल कंट्रोल सेशन था। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि इसमें फंडामेंटल राइट्स की पहली बार बात हुई थी। ठीक है, चलिए फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? सो वो थे बदरुद्दीन तैयबजी जी। तो वो थे बदरुद्दीन तैयबजी जी, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे 1887 में, 1887 के सेशन में। ठीक है, मद्रास में था। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टू नेशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, किसने दिया था टू नेशन थ्योरी? काफ़ी लोग जिन्ना क्लिक करेंगे या आंसर देंगे, बट आंसर इज इकबाल। ठीक है, इस थ्योरी में था क्या? इस थ्योरी में कहते थे कि हिंदूज और मुस्लिम दोनों अलग रेस या नेशन है, सो इनका रिलीजन, कल्चर, सोशल कस्टम अलग है, तो इन इंडिया में एक ही नेशन में रहना पॉसिबल नहीं है। तो मुस्लिम लीग के बेसिस पे पाकिस्तान की डिमांड जस्टिफाई की गई थी टू नेशन थ्योरी में। इसमें हिंदू मुस्लिम का सेपरेट नेशन बनाने की बात हुई थी, और इसको सर सैयद अहमद ने काफ़ी सपोर्ट किया, जिन्ना ने भी सपोर्ट किया था। और बाकी ये रेजोल्यूशन 1940 के लाहौर सेशन में भी इसके बारे में बात हुई थी, और इसका नतीजा ये हुआ कि 1947 पाकिस्तान बना, और इसको अपोज किया था गांधी जी ने, नेहरू जी ने। गांधी जी ने कहा था कि रिलीजन के बेसिस पे मतलब कोई भी कंट्री नहीं बनना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। सो दिस वाज टू नेशन थ्योरी गिवन बाय इकबाल, और इन्होंने ही लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सो आयरोनिकल कि यही इंसान ने ये दिया था, और इन्होंने ही टू नेशन थ्योरी फिर दिया। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन का हेड कौन था, जो कि 1946 में आया था? कैबिनेट मिशन हम डिस्कस किया है काफ़ी डिटेल में, कौन था इसके हेड? सो ये था पैथिक लॉरेंस। ठीक है, बाकी ये सेक्रेटरी था एवी अलेक्जेंडर क्रिप्स, और क्लेमेंट एटली उस टाइम पे इस मिशन इसको भेजा था मिशन को, ये उस टाइम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, और इसका मेन एम क्या था कैबिनेट मिशन का? कैबिनेट मिशन का मेन एम था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस का प्लान देना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना के देना, हिंदू मुस्लिम डिस्प्यूट को रिसॉल्व करना, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करना, ये सब इसका मिशन था।
ठीक है। और इसमें काफ़ी ग्रुप बना था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में हिंदू थे, ग्रुप बी में मुस्लिम मेजोरिटी थी, ग्रुप सी में मुस्लिम मेजोरिटी थी ईस्ट की। और इसमें सेंटर के पास लिमिटेड पावर थे, बाकी प्रोविंस के पास पावर थे। लेकिन ये फेल हुआ था क्योंकि ये जो ग्रुप सिस्टम था इसको कांग्रेस ने अपोज किया कि ग्रुप सिस्टम नहीं होना चाहिए। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान डिमांड कर दिया डायरेक्ट एक्शन डे में 1946 में जब ये आया था, और कम्युनल वायलेंस बढ़ गया। सो ये फेल हो गया था कैबिनेट मिशन प्लान। बाद में जाके इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो गई। जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंट, मतलब जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट बना, प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था इंटरिम गवर्नमेंट में। मिशन फेल हुआ था, पार्टीशन हुआ, पार्टीशन अनअवॉइडेबल लग रहा था। सो दिस वाज होल पॉइंट ऑफ कैबिनेट मिशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, नेहरू रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड इन, कब बना था नेहरू रिपोर्ट, हमने डिस्कस किया हुआ है। ये बना था 1928 में। किसने बनाया था ये रिपोर्ट? पहली बात तो ये रिपोर्ट था किस बारे में? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में एक लैंडमार्क डॉक्यूमेंट है ये ब्रिटिश इंडिया के लिए इंडियन द्वारा ड्राफ्ट किया गया पहला मेजर अटेम्प्ट है। इंडियंस ने ये ड्राफ्ट किया था, बनाया था। और 1927 में ब्रिटिश सेक्रेटरी को स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड बिर्किनहेड ने इंडियन को चैलेंज किया कि वो आपस में सहमत होकर इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट तैयार करें। तो फिर ये बना। इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था इंडियन ने और 1928 में इस ड्राफ्ट को बनाया। मोतीलाल नेहरू जी ने इसको बनाया था। और कहा जाता है कि ये जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू के नाम पर। ठीक है। हु फाउंडेड द इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन? सो चलिए ये होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। बाकी टू प्लेस इन, कहाँ पे ये हुआ था मैंने ट्रायल, नेवी ने विद्रोह कर दिया था ब्रिटिश के खिलाफ। तो ये कहाँ पे किया था? और इसके फिर मतलब जो भी जो जिस लोगों ने विद्रोह किया था उनके खिलाफ केस चला था, और वो केस कहाँ पे चला था? रेड फोर्ट पे चला था। जवाहरलाल नेहरू जी और काफ़ी लोगों ने मिलकर ये इनके सपोर्ट में केस लड़ा था। तो ये था आईएनए ट्रायल के बारे में। हु किल्ड सॉन्ड्रस? सो ये हुआ था भगत सिंह और राजगुरु ने किया था सॉन्ड्रस की हत्या। ठीक है। हु वॉज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ पेट्रॉइड्स? प्रिंस ऑफ पेट्रॉइड्स किसे कहा जाता है? वो कहा गया है बाल गंगाधर तिलक जी को। इनका फेमस स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। गरम दल के लीडर थे। बाकी गीता गोविंद इनका बुक है। और इन्हें और इनका क्या फेमस है? और ये केसरी मराठा बुक इन्होंने लिखा है। केसरी लिखा है मराठी में और मराठा लिखा है इंग्लिश में। ये है फेमस तिलक जी, प्रिंस ऑफ पेट्रोल। तो हम आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन तक। हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो? तो अभी तक अगर आपने सेशन देखा होगा तो ये तो आप आंख बंद करके आंसर कर देंगे कि ये दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, दिल्ली चलो। बाकी काफ़ी फेमस उनका एक और स्लोगन है, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बाकी इन्होंने इंडियन स्ट्रगल बुक लिखी है। फॉरवर्ड ब्लॉक में भी काफ़ी इन्होंने मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया है 1939 में। और ये फ्रीडम मूवमेंट में काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट निभाते हैं। और गांधी जी का था
डू एंड डाई स्लोगन। बुक था इनका द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ट्रूथ। नेहरू जी का बुक था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पटेल तो पहले वाइस प्राइम मिनिस्टर या डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, जो पोस्ट अभी नहीं है, तो ये पहले थे। बाकी ये कराची सेशन में हेड थे। ये यूनिटी में इन्होंने काफ़ी काम किया है, यूनिटी ऑफ इंडिया के लिए, और ये फादर ऑफ सिविल इंडियन सिविल सर्विस भी कहते हैं इन्हें। बारदोली सत्याग्रह में इन्हें सरदार का टाइटल मिला था। और बाकी और क्या है पटेल के बारे में, इन्होंने फंडामेंटल राइट्स के ऊपर काफ़ी इन्होंने काम किया है। फंडामेंटल राइट्स पहले यही थे जिन्होंने डिस्कस किया, वल्लभ भाई पटेल। सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, और इसके साथ ही हम आपको छोड़े जाते हैं कुछ मोटिवेशनल पॉइंट्स के साथ। लिटिल स्टेप्स, लिटिल हार्ट, calm mind. That's how you win long battles. With calm mind, you can win any battle. So, just keep focus, do your work, and live life. That's the slogan you must follow. All right. So, aspirants, ये था हमारा सेशन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और कमेंट में बताइए कि किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, या इसी पे आपको सेट 3 चाहिए, तो वो भी आप बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले किसी भी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, एनटीपीसी, एसएससी, किसी भी एग्ज़ाम के लिए सभी इंपॉर्टेंट रिविज़न क्लासेस आपके लिए बिना रुकावट पहुंच जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी हमारे एफर्ट्स से के लिए कुछ मोटिवेशन मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक तैयारी जारी रखिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।